नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इन दिनों तनाव बहुत है, किधर से गोली आ जाए, किधर से कोरोना आ जाए। हम जितना भी सीरियस होने का प्रयास करते हैं उतना ही कुछ नहीं होता है। दरअसल अब यही होना है कि कुछ नहीं होता है। अब देखिए, बहुत दिनों से राष्ट्रीय भावना आहत नहीं हुई है। इस कारण न्यूज एंकरों को बहुत माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि जुबान फिसल जा रही है, ऐसा वो कहते हैं अपने माफीनामे में। जब राष्ट्रीय भावना आहत हो जाती है और माहौल बन जाता है, तब जुबान का कोई हिसाब नहीं करता है, क्योंकि जुबान से ही बदला लिया जाना होता है। एक गोली इधर गई, एक गोली उधर गई, बोलना ही तो है, बोलते चले जाते हैं। एक होती है राष्ट्रीय भावना, एक होती है राष्ट्रीय आकांक्षा। भावना और आकांक्षा में अंतर है, तभी तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। अब आप देखिए कि मैं इस राष्ट्रीय आकांक्षा को, एक प्रकार की राष्ट्रीय आकांक्षा है, उसे बहुत दिनों से देख रहा हूं कि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश करने वालों की हार भी होती है, अगर हार नहीं होती है तो हार भी होती है। ये कोशिश के साइड इफेक्ट है। भारतीय का दुश्मन, मानवता का दुश्मन। आपको जानकर खुशी होगी कि चीन ने सीमा पर भले ही 1975 के बाद से गंभीर घात लगाया है, लेकिन हम अपनी सीमा के भीतर कई वर्षों से चीनी सामान के खिलाफ घात लगा रहे हैं। सामान और सीमा में फर्क होता है। ऐसा कोई मौका नहीं जब चीन के सामान का विरोध करने वाले सक्रिय न दिखाई दिए। मैं सोच ही रहा था कि सीमा पर चीन हमें घुड़की दे रहा है और हम अभी तक चीनी सामान का बहिष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी ये लोग आ गए। प्रॉब्लम यह है कि हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा चीन जैसी होने और चीन के सामान के बहिष्कार के बीच उलझ गई है, तय नहीं कर पा रही है। किसी भी संगठन के ये लोग हों, कम बहादुर नहीं हैं। चीन से आए प्लास्टिक और कचकड़े की साबुनदानियों, फुलझड़ियों को जलाते फूंकते हुए हमने वायु को प्रदूषित कर लिया, लेकिन हमारी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब से ये लोग आत्मनिर्भर होने की चाह में चीन के सामान का विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन से सशक्त कोई सैन्य जवाब नहीं हो सकता। आप इनका भले मजाक उड़ा लें, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार समझाया था कि हम भले कुछ ना कर सकें, प्रधानमंत्री भले अपने भाषण में चीन का नाम ना ले सकें, लेकिन हम चीन का नाम भी लेंगे और चीन के सामान का बहिष्कार भी करेंगे। हमारी गलती है कि हमने इन प्रदर्शनकारियों को गंभीरता से नहीं लिया, मगर उनकी गलती ज्यादा है जिन्होंने इन्हें अपने संगठन में रखा मगर इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इन्हीं की पैदा की हुई वो चाह थी जिसके दम पर संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने की बात जोरदार तरीके से कह डाली, लेकिन फिर हम गलती कर बैठे। चीन ने अमित शाह के इस बयान को गंभीरता से ले लिया, लेकिन हमने नहीं लिया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
चीन को लेकर दिया गया अब तक का ये सबसे कड़ा बयान है, बड़ा बयान है। जरा पुराना हो गया है मगर है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश खरे। खरे साहब ने दीवार में लिख दिया कि गृह मंत्री अमित शाह को रक्षा मंत्री होना चाहिए। लेकिन खरे साहब ने यह नहीं देखा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां फ्लेक्सिबल मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, यानी एक मंत्री दूसरे के मंत्रालय से जुड़े मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। जैसे सड़क एवं परिवहन मंत्री वित्त मंत्रालय के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, गृह मंत्री वित्त मंत्री के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और रेल मंत्री कृषि के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है। अब देखिए, जब से चीन का विवाद हुआ है, विदेश मंत्री ने टेलीविजन पे या वीडियो के जरिए कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन गृह मंत्री ने उस घटना के बहुत पहले संसद में बयान दे दिया था। यह फैक्ट है। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है कि जब भी कोई चीन पर बोलता है, उसे ललकारता है, हम सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने चीन की फुलझड़ियों के बहिष्कार करने वालों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वही लोग हैं जो इस राष्ट्रीय आकांक्षा को न जाने कितने दशकों से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रवीण खंडेलवाल की व्यथा और बेचैनी को संयुक्त रूप से समझने का प्रयास तो कीजिए। कितनी सुंदर बात लिखी है। चीन से लड़ने बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन चीनी सामान का बहिष्कार तो कर सकते हैं। ये होती है बात, ये होती है वह राष्ट्रीय आकांक्षा जिसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हो चुकी है, लेकिन अभी फली फूली नहीं है। भारत के छोटे बड़े दुकानदारों और व्यापारियों के संगठन के नेता हैं खंडेलवाल साहब। उन्हें पता है कि भारत सरकार कभी बॉर्डर पर उन्हें नहीं भेजी। वो जानते हैं कि वे भी नहीं जा सकते बॉर्डर पर लड़ने, लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं, उसकी अपील कर रहे हैं। सीमा का बदला सामान से लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा। चाइना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर जो नापाक हमला किया है, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में और देश के नागरिकों में बहुत जबरदस्त रोष और आक्रोश है। और अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। और कल की इस घटना के बाद अब यह अभियान पूरी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। ये बात ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूं। ये संकल्प आज देश के सभी व्यापारियों ने बहुत जोरदार तरीके से लिया है और हम ये दिखाएंगे कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान और चाइना के बीच होने वाले व्यापार में 1 लाख करोड़ के व्यापार की चपत कैसे चाइना को लगाई जा सकती है। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तालाबंदी के कारण और पिछले 12 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण यह सेक्टर भयानक घाटे में है, आर्थिक दबाव में है। इसके बाद भी इनकी देशभक्ति देखिए कि इसी वक्त वो फैसला करना चाहते हैं कि चीन के सामान को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है। बेशक हम जैसे लोग सोचने लगते हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रक वालों को सामान के साथ यह लिस्ट दी जाती है या नहीं दी जाती है तो दी जानी चाहिए कि यह सामान जिसे ढोया जाना है चीन का बना है, कृपया ना ढोएं। जैसे देश के अंदर रोजाना पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब हमारे पास बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन सरकार की इतनी मदद होने के बावजूद हमने देश की
जब कष्ट का समय था हम लोगों ने इतनी मदद करी। अभी भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, लेकिन जो रेट बढ़ रहे हैं, जो डेली डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अगर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशनें रेट बढ़ाने की अपील करती हैं तो हमारे ऊपर CCI का डंडा चल जाता है। अगर हम बंद की अपील करते हैं तो हमारे ऊपर एस्मा लगाने की धमकी दी जाती है। तो घाटे में ट्रांसपोर्टर कब तक काम करेगा, जबकि इस समय मार्केट में काम भी नहीं है। काश इस समय बीजेपी की सरकार विपक्ष में होती तो आज उन्होंने कोई राज्य, कोई गली, कोई कूचा, कोई किसी भी उनके नेता ने जो आज मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, कोई भी प्रदर्शन करने में चूक नहीं करता। इतने प्रदर्शन होते कि सरकार की नाक में दम हो जाता, सरकार विवश हो जाती कि किस तरह से पेट्रोल के दामों को हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल वैश्विक महामारी के चलते वो लगता है डर के मारे अपने घरों में दुबका हुआ है और कोई काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी बातों को सुनकर नतमस्तक होने की जरूरत है। जो बात प्रधानमंत्री के समर्थक सोशल मीडिया पर खुलकर कह रहे हैं, जो बात वो लोग कह रहे हैं जिन्हें हम लोग कुछ लोग समझते हैं, वो बात प्रधानमंत्री कब कहेंगे, कब ऐलान करेंगे कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। आप प्रश्न पूछते रहिए, समय आने पर उचित जवाब आ जाएगा। व्यापारियों का संगठन कैट सीरियस है। फिल्म अभिनेताओं और खिलाड़ियों को खुला पत्र लिख दिया गया है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भी और विराट कोहली को भी, सलमान खान से भी और रणवीर सिंह से भी अपील की गई है। अक्षय कुमार को भी लिखा गया है और अमिताभ बच्चन को भी कि चीनी ब्रांड का विज्ञापन ना करें। विवाद सीमा पर हुआ है और कमाई इनकी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भारतीय सामान का विज्ञापन नहीं करते हैं। जो पैसा देगा उसका करेंगे, पैसे नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इनके पास पैसे होते हैं तो वक्त बेवक्त संकट के समय कुछ मदद भी करते हैं। लेकिन कैट, जो कि एक व्यापारियों का संगठन है, यह अंतर इसलिए भी जरूरी है कि पत्र कैटरीना को भी लिखा गया है। तो कैट का एक नारा बहुत सुंदर लगा, भारतीय सामान हमारा अभिमान। बहुत ही सुंदर नारा है। कई बार सुंदर नारों से ही इस तरह की राष्ट्रीय आकांक्षा फलती फूलती रहती है। भारतीय सामान हमारा अभिमान। चीन का बहिष्कार हमारी अधूरी राष्ट्रीय आकांक्षा है जो पैदा की जा रही है। एक दिन आएगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और हमारे बच्चे चीन के फोन में रंग भरकर उसे पिचकारी बना देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें चीन से आने वाली पिचकारियों का बहिष्कार करना होगा। भले हम एक साल होली ना खेलें, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग ने होली मुश्किल कर दी है। मास्क लगाकर रंग किधर लगाएंगे या लगवाएंगे, लेकिन कोई काम हमें जोश में नहीं करना है। अब भारत में चीन से स्मार्टफोन बनकर आ गए हैं। करोड़ों लोगों के पास चीन का बना फोन है। सबको लगता है कि चीन सुन रहा है। सबको नहीं लगता है कि भारत सरकार भी सुन सकती है। अगर आपने चीन से बने स्मार्टफोन फेंक डाले तो एक बात का जवाब दीजिएगा, आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करेंगे? सैलरी मिली नहीं तो नया फोन कहां से लाएंगे? इसलिए आप अभी तुरंत चीन के बने स्मार्टफोन फेंक देंगे तो स्मार्ट नहीं रहेंगे। Xiaomi, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, लेनोवो, मोटोरोला, ये सब चीन के ब्रांड हैं जिनका भारत के आधे से अधिक बाजार पर कब्जा है। सरकार ने इतने सारे ऐप बनाए हैं, वो कहां डाउनलोड करेंगे? इसलिए फिलहाल चीन से आए स्मार्टफोन ना फेंकें। हमें समय रहते उचित जवाब देना है। हम ही हैं जो कभी अनुचित जवाब नहीं देते हैं। भले समय रहे ना रहे, आप भी व्यंग्य को सीरियसली ले लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का झोंका भारत में कितनी बार आया, कितनी बार चला गया। अच्छी बात यह है कि यह झोंका बीच बीच में आता रहता है। जैसे हम बीच बीच में ग्लोबल हो जाते हैं, बीच बीच में लोकल हो जाते हैं, सब कुछ बीच बीच में रह जाता है। मजाक चल रहा है और हम यहां सीरियस हैं, सीरियसली सीरियस हैं।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीन के सामान का इस्तेमाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। एक सच्चा देशभक्त अगर वो बेरोजगार नहीं है तो कई देशों के बने सामान का इस्तेमाल करता है। वह राष्ट्रीय होते हुए भी बहुराष्ट्रीय है। नाइकी का जूता पहन लेने से आप कम देशभक्त नहीं हो जाते हैं। श्री लेदर खादिम का जूता पहन लेने से आप ज्यादा देशभक्त नहीं हो जाते हैं। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से आई कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने तय किया है कि बीएसएनएल के 4G अपग्रेड में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करें। सूत्रों के हवाले से खबर थी, इसलिए स्पष्ट नहीं कि क्या इसके लिए चीन से उपकरण आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो उनका क्या होगा? क्या उन उपकरणों का आयात भारतीय कंपनी ने किया है, उसे नुकसान हो गया तो क्या होगा? दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि मेरठ में सुरंग बनाने का ठेका चीन की जिस कंपनी को मिला है, क्यों मिला है? सोशल मीडिया में लोग बॉर्डर पर नहीं जा सकते थे, मगर मेरठ में चीन की कंपनी आ गई इसलिए गुस्से में है। तुरंत ही एक बयान आया सूत्रों के हवाले से कि फाइनल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इस बात पर विचार चल रहा है कि 2016 में रेलवे में सिग्नल लगाने वाली चीनी कंपनी को ठेका मिला था, उसे रद्द कर दिया जाएगा। क्या यह सब इतना आसान होगा? अगर रद्द होगा तो भारत विदेशी निवेशकों को किस तरह का संदेश भेजेगा? अपने ही कमिटमेंट से मुकरकर भारत क्या कहना चाहेगा? भारत और चीन के आर्थिक संबंध विश्वास और अविश्वास के कई दौर से गुजरते रहते हैं, लेकिन इसके बीच इन संबंधों में चीन का पलड़ा लगातार भारी पड़ता चला जाता है। हुवई जो 5G टेक्नोलॉजी का विकास करती है, जो लगाती है दूसरे देशों में, चीन की कंपनी है। इस कंपनी को लेकर ही भारत की एक परीक्षा होनी थी। भारत पास हुआ या नहीं, आप फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2018 में हुवई को बाहर निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने भी हुवई को 2019 में आने से मना कर दिया। जापान ने भी 2018 में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हुवई को बाहर कर दिया। नॉर्वे ने हुवई को छोड़ स्वीडन की एरिक्सन को चुना। हुवई अलग अलग देशों में टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी देती है। ब्रिटेन में जॉनसन की सरकार ने इसी मई में एक फैसला लिया कि 2023 तक 5G के विकास में हुवई कंपनी की भागीदारी 0 कर दी जाएगी। कई तरह की रिपोर्ट हैं कि हुवई को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे सुरक्षा को खतरा है। अमेरिका में मई 2019 में एक तरह का प्रतिबंध लगा। हुवई के साथ बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस की बात कही गई, मगर अब यह नियम बदल चुका है। उसी वक्त भारत ने हुवई को भारत में ट्रायल करने की अनुमति दे दी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि किसी कंपनी को नहीं रोका जाएगा। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक देशों का एक अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत को शामिल करने का प्रस्ताव है। 19 मई की रिपोर्ट है। यह अलायंस चाहता है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए चीन और हुवई पर निर्भर ना रहा जाए, अपना विकास खुद किया जाए। अब यहां एक बात समझने की जरूरत है। व्यंग्य का रास्ता इसलिए चुना कि किसी की गंभीरता को हम अलग नजर से देख सकें और किसी के हल्केपन को हम गंभीरता से देख सकें। हो सकता है कि चीन के पास हमसे ज्यादा शक्ति हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को कम समझें, चीन के संदर्भ में अपना ही मजाक उड़ाने लग जाएं। यह सही राष्ट्रीय व्यवहार नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना ही मजाक उड़ाएं, खुद का मजाक उड़ा लें, लेकिन उस मिट्टी का नहीं जिसके लिए एक सैनिक जान दे देता है, जिसकी हिफाजत के लिए उस मिट्टी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम सवाल भी करें, लेकिन इस सीमा का ख्याल रखें कि कहीं हम उसे पार तो नहीं कर रहे हैं। चीन और भारत के बीच का जो रिश्ता है उसकी डोर इतिहास से भी बंधा है, लेकिन जो वर्तमान का रिश्ता है वो इतिहास के लिए एक डोर बना भी रहा है। कमजोर या मजबूत
वक्त फैसला करेगा। लेकिन देखिए उस इतिहास के रिश्ते को प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से याद कर रहे हैं और वहां बैठे लोग किस तरह की खुमारी में वाहवाही कर रहे हैं। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति जी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापिस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। क्या बढ़िया माहौल था जब प्रधानमंत्री चीन के साथ अपने गांव के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बता रहे हैं। दरअसल वाकई हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। आप बिहार नालंदा चले जाइए, उसका भी संबंध चीन से होता है। तो एक तरह से हमें ये देखना है, दूसरा ये नहीं भूलना है कि वर्तमान में लद्दाख की सीमा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा पर चीन ने जो किया है उसे हम भूल नहीं सकते हैं। 2017 में भी डोकलाम में चीन के साथ कितना विवाद हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हम चीन से सरदार पटेल की मूर्तियां बनवाते रहे थे। हमने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया था। हमारा दिल या चीन को लेकर भरोसा इतना बड़ा था। 2018 में तैयार हुई ये 3000 करोड़ की मूर्ति तांबे से बनी है, इसीलिए इसके बाहरी आवरण को चीन की जियनिश तोंगकिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट ने बनाया था। इतने बड़े स्तर पर इस तरह के काम करने की क्षमता भारत में किसी के पास नहीं थी, इसलिए इस कंपनी को ठेका दिया गया। सरदार पटेल की इस प्रतिमा के निर्माण में चीन का हाथ था। चीन से इंजीनियर आए, चीन से प्रतिमा बनकर आई। हमारे सरदार के चेहरे की झुर्रियां उकेरने में किसी चीनी कलाकार का हाथ कितनी तन्मयता से गुजरा होगा। उसने अपनी कल्पनाओं में हमारे सरदार को गहरे उतारा होगा। युद्ध के उन्माद में जीने वाले लोग इसे सिर्फ चीन का सामान समझेंगे, लेकिन ऐसी प्रतिमाओं पर खर्च होने वाली राशि को लेकर बहस नहीं करेंगे। एक गरीब मुल्क को प्रतिमाओं का विकास चाहिए या प्रतिभाओं का, यह मुश्किल सवाल है, इसलिए बच निकलेंगे। इस मूर्ति के आसपास के आदिवासी किसानों की खबरें आती रहती हैं। उनकी जमीन का अधिग्रहण हो जाता है, उस पर सब चुप रहते हैं। इस पर भी सब चुप हैं। समस्या तभी होती है जब आप अपने प्रतिरोध को मजाक में बदल देते हैं, हल्का करते हैं और उसमें निरंतरता नहीं होती है। चीन में लोकतंत्र नहीं है। जहां हवा ही नहीं है उस चमन की क्या बात करना और उसके जैसे क्यों होना। भारत में लोकतंत्र था, भारत में लोकतंत्र है कि नहीं है, इस पर बहस चल रही है। ये बहस चलती है, चलती रहनी चाहिए ताकि हवा बहती रहे। सीमा पर जो चीन ने किया उसके डिटेल आधिकारिक रूप से अभी तक नहीं बताए गए हैं।
लेकिन जो बातें छन कर आ रही हैं उससे मन आहत होता है। सब कुछ बदला नहीं होता है और बदले की बात मजाक में नहीं की जानी चाहिए। जो लोग युद्ध की बात करते हैं वो मौका परस्त होते हैं। अपना समय और अपना तरीका चुनने का हक किसी भी देश को है। किसी नेता की असफलता मुल्क की निरंतरता के सामने कुछ भी नहीं है। किसी को पहले यही बताना चाहिए कि जब चीन को लेकर ऐसा अविश्वास था, या यही बताना चाहिए था कि ऐसा अविश्वास नहीं था, तब लगातार चीन के साथ एक तरफा व्यापार कैसे होता गया, यानी वो फायदे में रहा, हम घाटे में रहे। अब ये संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कॉमर्स मिनिस्ट्री की। नरेश गुजराल जो अकाली दल के सांसद हैं, उनकी ये रिपोर्ट है, 2018 में आई थी। 2007-8 में चीन और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 38 अरब डॉलर का था। 2017-18 में बढ़कर 89.6 अरब डॉलर का हो गया। चीन से आयात में 50 अरब डॉलर की वृद्धि हो गई, लेकिन इसी दौरान भारत से चीन को निर्यात में सिर्फ 2.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इस प्रकार चीन के साथ भारत घाटे का व्यापार करता है। स्टैंडिंग कमेटी ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के सुझाव दिए थे, यानी चीन से आयात महंगा कर दिया जाए जिससे वो अपना सस्ता माल भारत के बाजारों में डंप ना करे। इसी रिपोर्ट में जिक्र है कि नेशनल सोलर मिशन की जरूरत का 84% चीन से आयात होता है। कहीं चीन खराब टेक्नोलॉजी भारत में डंप तो नहीं कर रहा है। चीन का माल बेहद सस्ता है यूरोप और जापान से, इसलिए आयात बढ़ गया है। इसलिए इसे कम करने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाना चाहिए। लेकिन आप 2014 में दिए गए प्रधानमंत्री का एक बयान सुनिए। इससे पता चलता है कि 2014 से आगे चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते किस आधार पर तय किए जाने हैं। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराए। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही साथ मैंने भारत में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। नई पॉलिसीज एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बारे में उन्हें अवगत कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 2014 का बयान है, हम 2020 में पूछ रहे हैं। काफी लंबा वक्त गुजर गया है। हुआ तो ठीक इसके उल्टा कि चीन से आयात बढ़ता चला गया, हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। संसद की कमेटी की ही रिपोर्ट यह बात कह रही है। ऐसा नहीं है कि भारत चीन के दबाव में हमेशा आ ही जाता है। चीन के जोर लगाने के बावजूद भारत ने मसूद अजहर को आतंकवादियों के लिस्ट में डलवाने में संयुक्त राष्ट्र में कामयाबी पाई थी, भूलिएगा नहीं। 2017 से 19 के बीच भारत चीन के दबाव के बाद भी उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की महत्वाकांक्षी योजना से अलग हो जाता है। यह एक बड़ा फैसला था। चीन के दबाव के बाद भी भारत ने लद्दाख क्षेत्र में
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सड़कों का निर्माण या बुनियादी ढांचों के निर्माण को नहीं रोका। यह बात भी आप याद रखिएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं चाहे तो। जिस वक्त बीजेपी चुप रही, उस वक्त की बात कर रहा हूं, 16 जून की बात कर रहा हूं, 15 जून की बात कर रहा हूं, और 17 जून जब आधा बीत गया, सरकार चुप रही। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री का 17 जून की दोपहर तक बयान नहीं आया। 16 जून गुजर गया। राज्यसभा के एक सांसद राकेश सिन्हा चुप नहीं थे, और वो चीन के बारे में जिस तरह से ललकार रहे थे, मुझे नहीं लगता कोई और ललकार रहा था। वो क्या कह रहे थे? चीन के अंत की कहानी भारत लिखेगा। चीन की दलाली, पब्लिक रिलेशन करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। चीन को छठी का दूध याद दिला देंगे, छिपने की जगह उसे नहीं मिलेगी। मुझे बंदूक चलाने नहीं आती है, पर शहादत देने आता है। ये 3-4 ट्वीट ही काफी हैं राकेश सिन्हा के, जिन्हें अगर हम पुड़िया में बांधकर चीन की तरफ फेंक दें तो चीन तबाह हो जाएगा। अगर हम इन्हें रीट्वीट कर चीन के राष्ट्रपति को टैग भी कर दें तो उनके पसीने छूट सकते हैं। इतना करने की भी जरूरत नहीं है राकेश सिन्हा जी को। वो अपना ट्वीट प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को, खासकर ये वाला ट्वीट जो तिब्बत को लेकर उन्होंने पोल का आयोजन किया है, सर्वे मतदान का, वो टैग करके उनसे सवाल पूछे जैसे हम लोग पूछते हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र संस्कृति और देश है और इसे चीन से मुक्त करना चाहिए। हां में 96%, ना में 2% और 2% हैं जिन्हें पता ही नहीं है। इन 2% से आप दुखी ना हो जिन्होंने राकेश सिन्हा के पोल में कहा है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। ये 2% बेशक खलिहर हैं, बहुत टाइम है, लेकिन इनकी ईमानदारी कमाल की है कि ट्विटर पर जाकर वो पोल में हिस्सा लेते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आता कि तिब्बत की स्वतंत्रता के मामले में जो पोल हो रहा है उसमें हिस्सा ले या ना ले। पता करने की ये बात है कि आखिरी बार भारत सरकार ने कब तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया। पता ये करने की बात है कि आखिरी बार कब भारतीय जनता पार्टी ने तिब्बत की स्वतंत्रता का मामला उठाया। पता ये भी करने की बात है कि राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कब सरकार से पूछा तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर या आंदोलन चलाया। क्या वो संसद के भीतर आवाज उठाने वाले हैं? चीन को लेकर संसद के भीतर सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने ही गंभीर बयान दिया था। अक्साई चीन को वापस मिलाने को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है। इन दिनों वो दिल्ली सरकार के साथ बैठकों में काफी दिख रहे हैं, कोरोना को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं, वरना उम्मीद की जा सकती थी कि अमित शाह फिर से इस बयान को दोहराएं ताकि पता चले कि वो चीन को लेकर गंभीर हैं। फिर भी राकेश सिन्हा एक दूसरे मामले में चीन को लेकर गंभीर है। उनका अगला ट्वीट में पढ़कर बताता हूं। राकेश सिन्हा अपने ट्विटर के बायो में किसी ग्लोबल अलायंस से जुड़ने की अपील करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो चीन की साम्राज्यवादी सोच को नष्ट कर देना चाहता है। भाषा पर ध्यान रहे, यहां सिर्फ सोच को नष्ट करने की बात लिखी है, चीन को नहीं। चीन राहत की सांस ले सकता है। बेशक इस अलग ट्वीट में लिखा है कि चीन के अंत की कहानी भारत लिखेगा। अब यह अकेले भारत लिखेगा या ग्लोबल अलायंस लिखेगा, लिखने वाले ने स्पष्ट नहीं किया है। कितना ट्विटर सर्च करें, राकेश सिन्हा जी ही बता दें कि साम्राज्यवादी सोच रखने वाले चीन को नष्ट करने वाले अलायंस ने तब क्या सोचा था? क्या तब वो अलायंस था भी जब अहमदाबाद में साबरमती के तीरे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया जा रहा था? क्या झूला झुलाकर साम्राज्यवादी सोच को हिला डुलाकर कमजोर किया जा रहा था? तब क्या सोचा था जब मल्लापुरम में चीन के राष्ट्रपति के साथ भव्य दृश्य की रचना की जा रही थी और इन कार्यक्रमों के जरिए कूटनीति में मनोरंजन का स्वाद परोसा जा रहा था? इसीलिए राकेश सिन्हा की बात गंभीर होते हुए भी गंभीरता के 5वें माले से फिसल जाती है।
चीन के साथ आर्थिक, ऐतिहासिक, सामरिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। इनमें काफ़ी जटिलता रही है। हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारी सेना पर हाथ डालने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं होगा ये मुझे पता है। कम से कम मुझे भरोसा है। बस उन लोगों पर कम भरोसा है जो इस वक्त सवाल को और गुस्से को कहीं और ले जाना चाहते हैं, सामान के बहिष्कार की तरफ ले जाना चाहते हैं, चीन के अंत लिखने की काल्पनिक कहानियों की तरफ ले जाना चाहते हैं। पूरी कोशिश है इन लोगों के कि सरकार की तरफ उंगली ना उठे और प्रश्न करने वाली निगाहों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मीम दिखाकर कहीं और भटका दिया जाए। अप्रैल से लेकर आधे जून तक सरकार क्या कर रही थी लद्दाख की सीमा पर कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, ये बताने की इस वक्त जरूरत है। इससे दाएं बाएं होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इंतजार लंबा हो, इंतजार करना चाहिए। मदुरै के निवासी हैं के रमेश, इनका आप सम्मान आपको करना चाहिए। तनाव के वक्त ऐसी खबरें ना हों तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं। के रमेश जी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि अदालत केंद्र सरकार को आदेश दे कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाए और 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर हर्जाना मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मैंने जब प्रयास किया कि चीन के मसले को लेकर गंभीर हो जाऊं, तब तक के रमेश जैसे प्रतिभावान लोगों ने मेरे प्रयास को असफल कर दिया। हम चीन को जवाब देंगे, यह हमारा विश्वास होना ही चाहिए। हां, अगर हम चीन को लतीफा सुनाना चाहते हैं तो वो भी बुरा नहीं है। कम से कम तनाव कम हो जाएगा। अब देखिए, वैसे ही रेस्तरां वाले संकट में हैं। खान मार्केट, जहां खान मार्केट गैंग बैठा करता था, वहां की कई रेस्तरां बंद हो गए हैं। लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री, गो कोरोना गो फेम वाले मंत्री अब आ गए हैं कि चाइनीज फूड का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने अब नई जिम्मेदारी ये ले ली है। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए। और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनंती है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया है, हमारी छेड़छाड़ की है, हमारा अपमान करने का काम किया है, ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। चीन को जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। उससे पहले उन लोगों को भी जवाब दिया जाना चाहिए जो मई के महीने से सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस तरह के बहिष्कारों की खबरें ध्यान भटकाती हैं, बल्कि हल्की लगती हैं कि आप सीमा पर जवाब देने के बजाय नूडल और मोमो के पीछे भाग रहे हैं लाठी डंडा लेकर। बाकी ब्रेक के बाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से सवाल किया है कि हमारे सैनिकों को निहत्था चीनी सैनिकों के सामने भेजने का आदेश या फैसला किसका था? 15 जून की रात क्या हुआ, इसकी जानकारी सेना या रक्षा मंत्रालय के तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं आई है। लेकिन हमारे जवान शहीद तो हुए हैं। 20-21 साल के ये बेहतरीन जवान जो अगर निहत्था थे तब भी वो चीन के सामने लड़ने चले गए, ये बात मामूली नहीं है। अब इनका पार्थिव शरीर इनके घरों की दहलीज पर पहुंचा है।
देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है।